हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ नियमों को जानेंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि सर हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता, कृपया उस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। तो मेरा नाम है गंगाराम और आप सभी का इस हमारे प्यारे से चैनल GR क्लासेज गंगाराम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। फिर इसके बाद इसके नियमों के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी एटम के ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे HCl कोई मॉलिक्यूल है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। H के ऊपर प्लस चार्ज आया है, इसलिए हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीकरण संख्या है। और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आया है, इसलिए क्लोरीन की -1 ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या आखिर किस प्रकार निकाली जाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के दो नियम हैं। एक है संरचना नियम, जिसे स्ट्रक्चर मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है सूत्र विधि, जिसे फार्मूला मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम संरचना नियम से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में सीखेंगे। तो संरचना विधि से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 है, जब एक ही प्रकार का परमाणु स्वयं से किसी बंध द्वारा जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक अणु दिया गया है Cl2। जब इसको तोड़ेंगे तो Cl और Cl में टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम एक ही प्रकार के हैं, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे, इसलिए इन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। उसी प्रकार ऑक्सीजन अणु को तोड़ने पर यह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसलिए इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, क्योंकि इसमें दोनों एटम एक ही प्रकार के हैं। उसी प्रकार H2 की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब दो एटम एक ही प्रकार के हों तो उनके ऑक्सीकरण संख्या 0 होती हैं। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि दूसरे प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकाली जाती है। तो इस नियम से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें वैद्युत ऋणात्मक श्रेणी को याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे यदि आपको याद नहीं होगी तो मैंने यहाँ पर लिख दी है कि जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होती है। फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन इत्यादि होते हैं। यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इसलिए जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु हैं उन पर -1 चार्ज आ जाता है, तथा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु हैं इस पर +1 चार्ज आ जाता है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो फास्फोरस की वैद्युत ऋणात्मकता है ये हमेशा हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि संरचना विधि से ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकाली जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है H2SO8। जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या सूत्र विधि से निकालेंगे तो गलत आएगी, लेकिन संरचना विधि से निकालने पर ऑक्सीकरण संख्या में कोई गलती नहीं होती। तो चलिए हम सीख लेते हैं। तो मैंने इसकी संरचना बना ली है, तो जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालेंगे। तो ऊपर दिया गया है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर -1 चार्ज आएगा और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर +1 चार्ज आएगा, लेकिन वह आएगा सिंगल बॉन्ड के कारण। तो यहाँ पर कंपेयर ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य करेंगे तो
इसमें जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इस पर एक बॉन्ड के कारण -1 चार्ज आएगा। ये सल्फर जो है कम विद्युत ऋणात्मक है, इस पर +1 चार्ज आएगा। लेकिन ये केवल एक ही बॉन्ड के कारण है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड हैं, इसलिए दूसरे बॉन्ड के कारण भी इस पर -1 चार्ज आएगा और इस पर +1 चार्ज आएगा सल्फर पर। इसी प्रकार इस पर भी -1 और इस पर +1 आएगा। इस पर -1, इस पर +1 आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उस पर -2 होता है, जैसे यहाँ पर -1 -1 -2 हो गया, -2 चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 है और इस पर +1 आ जा रहा है, तो -1 बच रहा है ना, तो इस -1 के कारण ये सल्फर कम विद्युत ऋणात्मक है, तो इस पर +1 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो जब एक ही प्रकार के जो एटम हैं जोड़े रहते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस बॉन्ड के कारण इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बने बॉन्ड के कारण इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, इसलिए इस -1 चार्ज के कारण इस पर +1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस सल्फर की 6 हो गई। और इसी प्रकार जब निकालेंगे तो इस पर -2 हो जाएगा, तो इस पर +2, इस पर -2, इस पर +2, इस पर -2, इस पर +1 हो जाएगा, तो -2 में से +1 निकल गया, तो -1 बचा। -1 के कारण इस पर +1 और यहाँ पर -1 ऑक्सीकरण संख्या इसकी होगी, तो -1 के कारण सल्फर पर +1 ऑक्सीकरण संख्या, तो सब मिलाकर इसकी 2 2 4 1 5 1 6 इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 6 होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 सल्फर दिए गए हैं और दोनों की ऑक्सीकरण संख्या मिलाने पर 12 होती है, तो हम लिख लेते हैं कि 2x बराबर 12। तो यहाँ पर x का मान, एक सल्फर का मान 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 6 है। मुझे लगता है यह एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की संरचनाएं बना ली हैं, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इनमें ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स है H3PO3। इसमें जो फास्फोरस पी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर जब फास्फोरस और ऑक्सीजन में तुलना करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इस पर एक बॉन्ड के कारण -1 आएगा, -1 और इस पर एक बॉन्ड के कारण +1 और इस बॉन्ड के कारण जो इस पर -1 आएगा और इस पर इस बॉन्ड के कारण +1 और यहाँ पर इस पर -2 होती है ऑक्सीजन पर, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि -1 ऑक्सीजन पर -2 हो गई, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर -2 होगी। तो इस -2 के कारण जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए इस पर +1 आ जाएगा और यहाँ पर +1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 के कारण इस पर +1 आ जाएगा और यहाँ पर भी -2 है, -2 के कारण इस पर हाइड्रोजन पर +1 आ जाएगा और इस पर भी फास्फोरस पर भी +1 आ जाएगा और ऐसे ही इस पर +1 और इस पर +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हो गई ये 5 हो गई, जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे H3PO3 है, इसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकाली गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के कारण
जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है उस पर -1 आ जाता है और कम विद्युत ऋणात्मक तत्व पर +1 आ जाता है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इस पर इस बॉन्ड के कारण -1 और फास्फोरस पर +1 आ जाएगा। इस बॉन्ड के कारण भी ऑक्सीजन पर -1, इस पर +1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये सिंगल एक ही बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, इसलिए ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, तो इस पर +1, इस पर भी -1 आ जाएगा, तो इस पर +1। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन और फास्फोरस में तुलना करेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस जो है ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए हाइड्रोजन के कारण ये फास्फोरस पर -1 चार्ज आ जाएगा और इस पर +1। तो हम सब गिन लेते हैं कि जैसे इसके कारण +1, इसके कारण +1 2 हो गया, और 2 इसके कारण 4, और इसके कारण एक -1, तो 4 -1, इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये +3 होगी। तो चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे H3PO2 है, तो इसमें भी इस पर ऑक्सीजन पर -2 होगा, तो इस पर -2 के कारण जो है फास्फोरस पर +2 आ जाएगा। यहाँ पर इस पर -1 आ जाएगा सिंगल बॉन्ड के कारण, इस पर +1 आ जाएगा, ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो यहाँ पर फास्फोरस हाइड्रोजन के तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर +1 आ जाएगा, और इस पर -1 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर +1 आ जाएगा, इस पर -1। तो यहाँ पर इसके कारण इस पर +2, इस पर +1, +2 +1 3, और -2, तो 3 -2, इस पर जो इस फास्फोरस पर ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो +1 आएगी। चलिए हम पोटेशियम परमैंगनेट पर ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं कि कितनी होती है। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया है, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो उसका सबसे पहले हम संरचना बनाएंगे। तो संरचना कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगी। यहाँ पर एक बॉन्ड के कारण इस पर +1 चार्ज आ जाएगा, और इस पर ऑक्सीजन पर -1, और यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, इस पर -2, तो ये कम विद्युत ऋणात्मक है, तो इस पर +2 आ जाएगा। इसके कारण इस पर -2, इस पर +2 आ जाएगा, इसके कारण भी इस पर +2 आ जाएगा, इस पर -2, तो 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है इस +7 है, +7। अब हम जान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना इस प्रकार बनाएंगे: C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर इस पर -2 चार्ज होगा, -2 के कारण इस पर +2, और इस पर -2 के कारण इस पर +2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कार्बन की +4 आ जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि जो Na2S4O10 पर सल्फर पर किस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है संरचना बना लेंगे। तो संरचना के अनुसार जैसे हम ऊपर निकालते आ रहे हैं वैसे यहाँ भी निकाल लेंगे। जैसे इस पर -2 ऑक्सीकरण संख्या होगी, जैसे एक बॉन्ड के कारण जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पर -1, इस बॉन्ड के कारण भी -1, तो इस पर -2 हो जाएगी। तो इस पर -2 है, तो इस पर एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर +2, इस नीचे वाले के भी कारण इस पर -2, इस पर +2। और यहाँ पर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के कारण जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर +1 आ जाती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर -1 आ जाती है। तो इसमें कितनी ऑक्सीकरण संख्या निकली? ऑक्सीकरण संख्या 2 1 3 नहीं, 2 2 4, इसके कारण 2 भी है ना, 2 2 4 1 5, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 5 हो गई। और यहाँ पर जो सल्फर है, एक ही प्रकार के एटम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ भी सल्फर आपस में जुड़े हैं, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी। यहाँ पर भी सल्फर जुड़े हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं होगी।
तो यहाँ पर अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, इस पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर +2, इसके कारण भी +2, इस पर -1 आ जाएगा। ऑक्सीजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर पर +1, तो इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या +5 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि चारों सल्फर पर किस प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या वितरित होगी। तो पहले सल्फर पर +5 ऑक्सीकरण संख्या होगी, दूसरे पर 0 होगी, तीसरे पर भी 0 होगी, लेकिन चौथे पर +5 ऑक्सीकरण संख्या होगी। यदि हम इसकी एवरेज ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 10/4 आ जाएगी, जिससे 2.5 ऑक्सीकरण संख्या होगी, सबको मिलाकर एवरेज निकालने पर। चलिए अब जान लेते हैं कि सूत्र विधि से किस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो इस विधि से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ बातें जो हैं याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या याद रखना जरूरी है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। पोटेशियम की +1, क्लोरीन और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1। यदि आप इन 5-6 एटम की ऑक्सीकरण संख्या याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी सूत्र विधि से निकालने में। तो चलिए हम अब नियम पढ़ लेते हैं कि निकालने का क्या नियम है। तो इस विधि में एटम की ऑक्सीकरण संख्या, जिस एटम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे एक से लिख लेते हैं तथा अन्य सभी जो एटम्स होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या को आपस में जोड़कर 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरोफार्म CHCl3 में जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो हम सबसे पहले कार्बन को x मान लेते हैं और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ऊपर पढ़ा था +1 होती है और क्लोरीन की -1 होती है, तो इसको सबको जोड़कर -1, क्योंकि ये 3 गुना है इसलिए 3 से गुणा कर देंगे, इनको सबको जोड़कर 0 के बराबर कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो x +1 और -3 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो x का मान होता है, x का मान आ जाएगा +2, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ जाएगी। उसी प्रकार हम निकाल लेते हैं NaClO3 की में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी और क्लोरीन की निकालनी है तो उसकी x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन की जो होती है -2 होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 आ जाएगी, +7 नहीं +5 आएगी, +5, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 और +1 -6 +1 +5, -5 इधर जाएगा तो +5। और यहाँ पर CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो यहाँ पर कार्बन को x लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की +1 होती है तो 1 गुणे +1 × 2, और क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2 बराबर 0, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आ जाएगी, मतलब कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 आ जाएगी। उसी प्रकार NaOCl में क्लोरीन के निकाल लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम का +1 आ जाएगा, +1, और इसको जो होता है ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2, और क्लोरीन को x लिख लेते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर +1 +1 -2 +x बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर +1 आ जाएगा, जो कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब देख लेते हैं कि Mg2P2O7 की ऑक्सीकरण संख्या में फास्फोरस की किस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, ये मैग्नीशियम 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर फास्फोरस की x लिखना है, लेकिन जब 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है लेकिन 7 है तो 7 से गुणा कर देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। तो x यहाँ से निकालेंगे तो +5 आ जाएगा। ये फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 आ गई। तो अब देख लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने
संरचना विधि से भी निकाला था। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैंगनीज यमन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो इसको एक से लिख देते हैं। और यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 4 से गुणा कर देंगे बराबर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो +7 आएगी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। उसी प्रकार हम देख लेते हैं कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सल्फर को 1 से लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो इसको 1 गुणे 2 लिख देते हैं, प्लस -2 गुणे 4 लिख देते हैं, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर x का मान +6 आएगा, जो कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। अब हम निकाल लेते हैं कि HSO3- में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर सल्फर की निकालनी है। तो एक नियम और है कि जब कोनो स्पीशीज हो उस पर कोई चार्ज हो तो उसको 0 की जगह पर उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर की x लिखेंगे तो हाइड्रोजन की +1 होती है, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 0 लिखते थे, यहाँ पर क्योंकि इस पर -1 पूरे पर -1 चार्ज है तो उसको -1 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर x +1 -6 बराबर -1 हो जाएगा। तो -1 यहाँ पर -5 हो जाएगा। x -5 बराबर -1 इधर आएगा तो x बराबर 5 -1, यहाँ पर x का मान जो आएगा ये +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है +4 होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझ में आ ही गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल GR क्लासेज गंगाराम को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।